हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आप मालूम है कि डेली आपसे हम मिलते हैं मॉर्निंग के 6 बजे। संडे हो चाहे मंडे हो, आपसे हम डेली मुलाकात करते हैं जहां हम लोग बात करते हैं पीआईबी और जो संसद टीवी होते हैं उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। तो सभी लोग सेशन को ज्वाइन कर लेंगे और आज मॉर्निंग की शुरुआत हम लोग करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहां आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्री और मेंस की बात करें यूपीएससी, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आई होप कि आपने इतना सपोर्ट किया अभी तक, और ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि आज बेसिकली 30 दिन पूरे हो चुके हैं। अप्रॉक्स आज बोल सकते हैं आसपास में। तो 30 डेज पूरे हो चुके हैं और 30 डेज में आपका सपोर्ट मिला है, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो सेशन है इसमें आपका सपोर्ट और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क हमारा, ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है। और हम ये चाहते हैं इसका ये जो सेशन है ना, बेसिकली ये आपका सेशन डेली बेसिस पर और भी लाइव वॉचिंग बढ़े। आप जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि और कोई बताइए कि यहाँ पर जो पीआईबी के जो करंट अफेयर्स होते हैं आपको डेली मॉर्निंग, संडे हो चाहे मंडे हो, डेली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद भी आपके लिए इतने हार्ड वर्क करके आते हैं कि कंटेंट के साथ हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों कंटेंट साथ में लेके आते हैं। और एक अच्छे, एक इजी, एक लेमन टर्म्स में हर एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आज का जो है, ये टॉपिक ये नेट जीरो एमिशन के बारे में है। क्या है नेट जीरो एमिशन, या फिर हम ये बोले कि भारत की शुद्ध शून्य रणनीति, ये क्या चीज है, ये हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। कि इंडिया की जो नेट जीरो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, यानी खबरों में क्यों है, इसके बारे में पूरा हम बात करते हैं आज के टॉपिक में। सबसे पहली बात ये कि ये आपका जीएस पेपर 3 में आएगा, कवर होगा। पेपर 3 यानी कहाँ पर, तो पेपर 3 यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है, ये जो पर्यावरण का जो एक टॉपिक है, पेपर 3 की हम जब बात करते हैं, पेपर 3 में आपका बेसिकली कुछ ही टॉपिक होते हैं। अगर डिवाइड कर दे तो साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ये आपके सिलेबस है, ब्रॉड टर्म में हम समझाए। तो उसी में एक जो इन्वायरमेंट जो पार्ट है ये इसका ये हिस्सा है। अब एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि खबरों में क्यों है। हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में भारत ने मिस्र यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट की यहाँ बात कर रहे हैं, इजिप्ट के शर्म अल शेख में चल रहे 27वें सम्मेलन यानी कि COP27, COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, इसके मीटिंग में अभी अभी इसकी मीटिंग चल रही है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी, तो यहाँ पर UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि आप हिंदी से इसको बोले तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला में को अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। इंडिया ने अपनी जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जिसको हम हिंदी से बोल रहे हैं कि दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है। कहां पर, तो COP27 में। किसके सामने, तो ये जो COP की मीटिंग हो रही है वहां पर। क्या सबको करना होता है, सबको करना पड़ता है। तो इंडिया की हम बात करें, क्योंकि इंडिया का, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया का होगा। बाकी कंट्री ने क्या किया क्या नहीं किया, कौन से पॉलिसी को लाया कौन से पॉलिसी को नहीं लाया, कितना इंप्लीमेंट किया कितना इंप्लीमेंट नहीं किया, ये बात की बात है। लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इसके लिए इंडिया ने जो सबमिट की है अपनी जो स्ट्रेटेजी, अब इस स्ट्रेटेजी में क्या क्या बातें की गई है ये आपको जानना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह सकते हैं कि जो पॉइंट यहाँ हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा फोकस रखेंगे क्लास के बीच में। देखिए कुछ ये इमेज आपका द हिंदू में था, ये इमेज, तो वो इमेज यहाँ से उड़ा ली है। लेकिन ये इमेज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी इमेज को हम शॉर्ट में आगे थोड़ा लिखे हैं, इसको भी हम समझा देंगे शॉर्ट में। चलो इसको भी समझाते हैं। इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये लॉन्च किया था 2021 में, अगर आपको याद होगा तो। नेशनल हाइड्रोजन मिशन इंडिया ने इसमें वर्क किया है। आप बोले सर कहाँ यूज करेंगे ऐसे कीवर्ड को, इसे नाम को कहाँ यूज करेंगे, आप मेंस में यूज करेंगे। मेंस का पेपर होता है आपका, तो पेपर में अगर सपोज कीजिए कि इंडिया ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए हैं, आप क्या लिखेंगे। आप ऐसे नहीं बहुत कदम उठाए, अच्छे से कदम उठाए, अच्छे बुरे सब ऐसे लिखेंगे, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपने तारीफ की है, लेकिन जब तक आप कुछ फैक्ट्स नहीं रखेंगे, जब तक कुछ आप डेटा नहीं रखेंगे, तब तक आपका आंसर जो ना वो इवेलुएट नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स
क्या कदम उठाए उसका नाम एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो ये आपका नाम हो गया, है ना, कि जलवायु परिवर्तन के लिए इंडिया ने स्टेप तो उठाए। कौन से स्टेप? तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन 21 में उठाए थे, ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या था कि एम्स टू मेक इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब। इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना, यानी कि इंडिया में हाइड्रोजन के जरिए यहाँ पर जो भी ऊर्जा का जो उत्पादन है वो करना, या हम ये बोल सकते हैं कि जो फोसिल फ्यूल है, यानी कि आप बोल सकते हैं जीवाश्म जो ईंधन की हम बात कर रहे हैं, इसे इंडिया कम से कम कर सके। और जो रीन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सौर ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा, और फिर आपका जो क्या हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ से एनर्जी को कंज्यूम करें, उत्पादन करें। लेकिन जो जीवाश्म ईंधन से जो एनर्जी उत्पादन करें, यानी कोयले की हम बात कर रहे हैं, या फिर और भी पेट्रोलियम की हम जो बात करें, तो यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन, या फिर बोल सकते हैं कि जो व्हीकल्स का चलना, गाड़ियों का चलना यूज कर रहे हैं जो पेट्रोल डीजल, ये कम कर सकता है इंडिया। तो इसके लिए लॉन्च किया गया। दूसरे में यहाँ पर लॉन्च किया गया 2032 यानी 2032 तक में इंडिया का टारगेट ये है कि न्यूक्लियर कैपेसिटी, यानी कि न्यूक्लियर क्षमता से जो भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, इसे 3 गुना तक, थ्री फोल्ड इंक्रीज करना है। 3 गुना इसको बढ़ाना है। जितनी कैपेसिटी अभी है उसका 3 गुना करना है। आप पूछेंगे सर ये न्यूक्लियर से तो हम लोग बॉम्ब बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, ये ऊर्जा कब से बनाना स्टार्ट कर दिए? भैया ये ऊर्जा भी बनता है, ठीक है। न्यूक्लियर का एक अच्छा इस्तेमाल कहाँ होता है कि आप ऊर्जा को उत्पादन में करते हैं। एक तो एग्जाम्पल ये है। दूसरा ये कि आप उसी न्यूक्लियर का जो यूज है आप मिसाइल्स बनाने में करते हैं, है ना, जहाँ पर आपको यूरेनियम थोड़ा सा इसमें रखना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन ओनली न्यूक्लियर की हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सारे हैं, ठीक है। तमिलनाडु में बात करें जहाँ पर अभी एक क्या उसको बोलते हैं, रसिया स्टैब्लिश कर रहा है, जो कभी कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहा है ना, कुदन जो आपका है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका एक सेकेंड पॉइंट। इसके बाद नीचे लिखा गया इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। इंडिया का टारगेट ये है, भारत का टारगेट ये है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझिए। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल बनता कैसे? इथेनॉल बनने का एक सबसे बड़ा एक सोर्स क्या है? आप जब गन्ना जो होता है ना, गन्ना का वेस्ट हो गया, एवन गन्ना ही मान चलिए, तो इथेनॉल बनाने का सबसे बड़ा एक जरिया है वो पेडी हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, इससे आपका बनता है। तो अभी आपने एग्जाम्पल, अभी आपसे हम ये भी एक टॉपिक डिस्कस किए थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, पीआईबी में हम बात कर रहे हैं, जहां हम ये बात किए थे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो क्या बोलते हैं, शुगर केन की हम जो बात कर रहे हैं, गन्ने की बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया सबसे टॉप नंबर में प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में। हमने फिर ये भी बात की थी कि उत्पादन सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, इसकी उत्पादन जो है ना सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन भी देखे थे, है ना। और एक ये भी कारण निकालने की कोशिश की कि उत्पादन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का। क्या इसका मतलब है कि तेल के साथ में, सिंपल सी बात है, पेट्रोल और डीजल के साथ में। अभी यहाँ बात करें खाली डीजल के बारे में, ठीक है, पेट्रोल का टारगेट अलग है, और पेट्रोल का जो टारगेट है वो हम लोग अचीव कर लिए हैं। वैसे बेसिकली नवंबर 2022 तक में एक टारगेट रखा हुआ था कि पेट्रोल में हम लोग 10% इथेनॉल मिलाएंगे, ताकि जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण वो कम हो। लेकिन डीजल के मामले में ये बोला गया कि इसमें 20% जो इथेनॉल है वो ब्लेंडिंग करेंगे, यानी मिलाएंगे, और 25 तक का टारगेट है। लेकिन पेट्रोल का टारगेट था 2022 तक में, नवंबर तक में, और नवंबर चल रहा है और ये खत्म होने वाला है। तो हम लोग अचीव कर ली, 5 मंथ पहले ही अचीव कर लिए पेट्रोल का, डीजल का नहीं किया अभी तक। डीजल का हम लोग ये अभी तक जो किया ना वो 5% किए हैं, इसके बारे में हम लोग 5% ही किए हैं। तो अभी 15% और बाकी है, और हमारे पास अभी 3 साल है। तो उम्मीद करते हैं 3 साल हम लोग पूरा कर लेंगे। तो इंडिया ने ये सब कुछ प्रेजेंट किए हैं। इंडिया ने बताया कि COP27 मीटिंग में कि हमने ये जो चीजें ना हमने अचीव करने की दिशा में हमने काम किए हैं, हमने ये काम किए हैं जलवायु परिवर्तन की दिशा में को सही करने के लिए। तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, वो अपनी COP27 में वहां पर इंडिया ने अपना रखा है। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट बोला गया कि मैक्सिमम यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा यूज करेंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। इसके बाद फिर जो क्लाइमेट फाइनेंस की हम बात करते हैं, ये भी डेवलप्ड जो विकसित जो देश है वो विकासशील देश को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करे। यानी कि ठीक क्या इसका मतलब हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ इंडस्ट्री है ना, अब वो इंडस्ट्री बंद कर नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह ये करे कि वो अपने जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसके पास जो लाभ हो रहे हैं, उस लाभ से कहीं कहीं जो विकासशील देश है वहां पे इन्वेस्ट कर दे, कुछ ग्रीन प्रोजेक्ट वहां लगा दे, प्लांटेशन कर दे, कुछ प्लांट वहां लगा दिया, कुछ ऐसे काम कर दे जो बोल सके कि हाँ आपने वहां पॉल्यूशन किया, लेकिन इस पॉल्यूशन की भरपाई आपने विकासशील देश में आपने निवेश करके आपने कर दिया, ये आपने हो गया। और ऐसे भी हुआ है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में सबसे एक मुख्य एम जो लक्ष्य ये है कि इंडिया का टारगेट ये है कि पूरा 2000 जो, या ये बोले कि पूरा 2300, ये तो 22 चल रहा है ना, ये जब पूरा 2300 हो जाएगा ना,
ईस्वी। तो 2300 तक में जो ग्लोबल एक टेम्परेचर है, जो वैश्विक जो तापमान है, ये आपका 2 डिग्री बढ़ सकता है, इसे माना जाता है। लेकिन पूरा विश्व का एक कॉमन एक टारगेट ये है कि ये 1.5 डिग्री तक इसे रखा जाए। तो इंडिया भी इस दिशा में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो इंडिया भी ये चाहता है 1.5 डिग्री जो है ना सेल्सियस ये रहना चाहिए साल के एंड तक में, ठीक है, सेंचुरी एंड, सेंचुरी एंड, ठीक है। वही चीज बात है यहाँ पे लिखी हुई, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। क्या पॉइंट है इसको देखते हैं। आप सोचेंगे सर ये तो बड़ा पीछे है, पूरा इंग्लिश था, हमें समझ नहीं आया। यहाँ आते हैं, यहाँ समझते हैं क्या दिक्कत है। इन देखिए क्या होता है ना, हर एक कंट्री के पास में एनडीसी क्या होता है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री अपने आप में एनडीसी एक रिपोर्ट, एनडीसी रिपोर्ट तैयार करता है। और ये जो एनडीसी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहाँ से निकल के आती है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब हुआ था, COP25 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी, ये रिपोर्ट पेश करना होता है। कब, जब COP की नेक्स्ट मीटिंग होती है तब, उस टाइम में। तो ये नेक्स्ट मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया ने अपने एनडीसी को सबमिट किया है। और एनडीसी में ये बताया कि हमने ये पीछे जो आपने देखा नेशनल ग्रीन जो आपका जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च की हम लोग। व्हीकल्स को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम लोग ई व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग जितना तैयार कर सके। फिर हम लोग न्यूक्लियर कैपेसिटी पर हम लोग जो ऊर्जा का जो उत्पादन वो भी हम लोग देखें। तो ये सारे काम हो रहे हैं। इंडिया ने एनडीसी के फॉर्म में ये सब बातें रख के उसको सबमिट किया गया, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक एक रणनीति बनाकर। यहाँ पर दो टर्म है, ग्लोबल वार्मिंग और GHG। क्या इसका मतलब हुआ, यानी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब हो गया, आप इसको मान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस है। अब एक क्वेश्चन यहाँ निकल के, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए वार्मिंग मतलब हो गया कि हीट टेम्परेचर बढ़ना। जब ये सब जो ग्रीन हाउस गैस जैसे ये बढ़ते हैं, इसके नंबर जैसे ही बढ़ते हैं, आपके ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, पूरा जो विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, इसका एक टेम्परेचर बढ़ जाना। इंडिया का टारगेट, पूरे वर्ल्ड का टारगेट क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस पूरे सेंचुरी यानी कि 2300 एंड होने तक के पहले टेम्परेचर जो है तापमान उसे 1.5 डिग्री तक रखना है, 1.5। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये 2 डिग्री प्लस हो सकता है, ज़्यादा होगा। लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2300 तक में 1.5 रहे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए काम जब करेंगे तो ये बेसिकली जो समस्या है वो समस्या आपके ग्लोबल वार्मिंग का है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के पीछे इसके पीछे रीजन क्या है, तो GHG का है, ग्रीन हाउस गैस का है। और ग्रीन हाउस गैसेस में हम नाम बोल चुके हैं कौन कौन सबके जो एलिमेंट आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए, एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते या नहीं आते, ऐसे कुछ ऑप्शन क्वेश्चन था। उसमें 5-6 आपके एलिमेंट थे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा इसमें होगा या नहीं होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको हम 4 ऐसे बोल दिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, बहुत लोग कंफ्यूज थे मीथेन होगा या नहीं होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा या नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या नहीं होगा। तो ये 4 आप याद कर लीजिए, बस हो गया। 4 याद कर लेंगे, आपको अल्टीमेटली एग्जाम में आप सही करके आ जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है, प्रचंड विद्वान आपको नहीं बनना पड़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में एक टर्म है जलवायु लचीलापन। क्या होता है, क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब ये हुआ कि अब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है यानी जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए आप कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि इंडिया में भारत सरकार ने लॉन्च किया किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे कुछ लॉन्च किया, ठीक है। या किसान के लिए कुछ और भी लॉन्च किया कि किसान के लिए जो सब्सिडी होती है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना, क्या इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं जितना भी जो योजना है, जो प्रोजेक्ट है, जो स्कीम्स है सरकार लेके आती है, अगर सरकार ध्यान ये रखे कि हर एक स्कीम्स में कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसको कहीं नुकसान ना पहुंचे, तो नुकसान को अगर देखते हुए हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये आपका हो गया क्लाइमेट रेजिलियंस या जलवायु लचीलापन। आप कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं, अगर आप रोड को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में ऑड और इवन का जो फॉर्मूला हुआ है, जो पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, सीवियर था कंडीशन। तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि ये जो स्टेप्स लिया गया ऑड इवन का, तो ऑड इवन जो आपके स्टेप्स है वो बोल सकते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस है, लचीलापन ही है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप हाईवे बना रहे हैं, हाईवे बनाने के टाइम में आप ये देख रहे, या फिर आप खेती कर रहे हैं
तो आप एक ट्रैक्टर होता है, इसका नाम होता है हैप्पी सीडर ट्रैक्टर, है ना, हैप्पी सीडर इसका नाम होता है, यानी कि वो ट्रैक्टर पॉल्यूशन कम फैलाता है, ऐसे कुछ कुछ बातें हैं। तो अगर पॉल्यूशन कम फैला रहा है तो कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हैं जलवायु लचीलापन है या क्लाइमेट रेजिलियंस है। ठीक है, ये पॉइंट आगे समझ। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है जीवन पर्यावरण के लिए श्रेणी। ये जीवन पता है कुछ नहीं है, ये लाइफ, अगर आपने नाम सुना लाइफ, ये जो लाइफ है ना, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं जब COP26 हुआ था ना, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जब हुआ था, तो इस टाइम में इंडिया ने इसको इससे सबसे पहले इन्फॉर्म किया इस मीटिंग में कि इंडिया लाइफ के बारे में सोचेगा। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ का फुल फॉर्म यह होगा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। तो इंडिया का खासकर इस लाइफ के तहत में क्या एक रणनीति थी, क्या इसका एक गोल था, ये सुन लीजिए। इंडिया गोल ये था कि आप इन्वायरमेंट में जो पर्यावरण है, पर्यावरण में कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो इन्वायरमेट है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इसके लिए अभी जस्ट एग्जांपल हम लिए कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए आप डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं, कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका जो लाइफ का पार्ट होना चाहिए। आपकी एक्टिविटी जहाँ से हर एक एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हो, आपका हर एक लाइफ स्टाइल जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। अगर आप दौड़ रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, तो कार चलाने से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो ये जो आपका लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो ये आपका लाइफ का हिस्सा होगा। इसी तरीके छोटी छोटी बातों की यहाँ पर रखा गया है कि आपकी इसमें ऐसा नहीं सरकार की, इसमें आम जो जनता है उसके लिए है ना, सरकार भी है लेकिन आम जनता के लिए भी है कि आपकी हर एक्टिविटी, इसमें एक पॉइंट बोला गया लाइफ के बारे में। हम शायद यहाँ पर तो नहीं, इंग्लिश मीडियम जब था चैनल था, बोल रहे थे कि क्या समय आ गया, इंग्लिश मीडियम जब चैनल था तो उस टाइम में ये हम टॉपिक बात भी किए थे। तो हमने ये कहा भी था कि लाइफ का जो एक मेन एक उद्देश्य ये भी है, एक छोटा सा एक थीम इसमें है, ये इंग्लिश से है, वो हम आपको समझा देंगे क्या उसमें। इसमें बोला जाता है कि माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस आपका एक है, कौन सा टर्म था, दिमाग से निकल रहा है। एक था माइंडफुलनेस और डेलिब्रेट कंजम्पशन, एक था आपका माइंडलेस एक था कंजम्पशन कुछ करके, मतलब हिंदी से हम बोल दे रहे, ठीक है, दिमाग से मेरे निकल गया। मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एक्टिविटी कुछ इस तरीके से हो रही है कि आपने कोई कचरा, मतलब अपने डस्टबिन में बस आपने कुछ कंज्यूम किया है ना, आपने कचरा फैला दिया, ये आपकी जो नीति वो नहीं होनी चाहिए। आपकी नीति ये होनी चाहिए कि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, चाहे आप खरीद रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं, आप उसका रैपर हो चाहे आपको उसका कवर हो, आप उसको डेलिबरेटली माइंडफुलनेस यानी कि आप सोच समझ के उसको आप रखते हैं, उसको साइड रखते हैं, उसका यूज करते हैं, या उसको जहाँ पर उसको बोल सकते हैं जहाँ अल्टीमेट उसको पहुँचाना है वहाँ पहुँचाते हैं। या फिर आप सिंपल सी घर में आप जो वेट जो आपका कचरा है, गीला और जो सूखा हुआ है, इसको सेग्रीगेट करते हैं। जब इसको अलग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, आप डिलिबरेटली इसको कर रहे हैं। ठीक है, हाँ याद आ गया, माइंडफुलनेस एंड डिलिबरेट यूटिलाइजेशन। और एक था आपका माइंडलेस कंजम्पशन, एक कुछ था इसे, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंग्लिश में वर्ड था, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारा चीज दिमाग में होता है, आप हिस्ट्री पॉलिटिक्स इसलिए कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो आई होप कि आप इसको समझेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जितना हो सके चीज़ों को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट में यहाँ पर इथेनॉल सम्मिश्रण, जो कि हम बोल चुके हैं कि इंडिया का टारगेट क्या है, 2025 तक में 20% तक इसको कम करना। उसके बाद यहाँ पर दीर्घकालिक यहाँ पर कम उत्सर्जन विकास रणनीति है, जो कि इंडिया ने इसको अभी COP27 में इसको सबमिट किया। ठीक है, आई होप कि ये पूरे सेशन में इस पूरे टॉपिक में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, फिगर्स है, जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल, आपके पास एक कंटेंट होगा जो आप इस टॉपिक में बना सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले जो अगर ये क्लास भी 30 दिन हुआ है ना, तो ये क्लास जब इसका 2 महीने हो जाएंगे या 3 महीने हो जाएंगे, जब आपका सपोर्ट और भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम में हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि मतलब ये कोशिश आप ही करना, जैसे हम बोल दे रहे हैं कि कुछ भी हम टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप एक क्वेश्चन के आंसर राइटिंग आप करें,
अपने साइड से। क्वेश्चन आप बोलेंगे तो हम पूछने के लिए कि अभी जाएंगे, लेकिन मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन तो यही करवा देते हैं कभी एक दो क्वेश्चन जो लिंक रहता है ना। लेकिन जो मेंस की बात करते हैं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है ना, मेरा नहीं, ये तो आपका गोल होना चाहिए, तो हम आपके साथ हम दे रहे हैं, साथ में साथ चल रहे हैं, क्योंकि आपका हाथ पकड़ चलना ये तो अभी तक चलना पड़ेगा ना, अभी शुरुआत की बात है। तो इसलिए हमें हम ये चाहते हैं कि आपकी जो मेंस है, मेंस पे आपकी जो पकड़ वो अच्छी बन सके, इसके लिए आपको अल्टीमेट फोकस करना पड़ेगा लिखने पर, हर एक क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे, आर्टिमिस 1 के बारे में। आर्टिमिस 1 के लिए तीसरा प्रयास। अभी क्या कॉन्टेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही फिलहाल में अभी नासा ने, यानी कि आप बोल सकते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी से बोलिए तो राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा, नासा ने 16 नवंबर 2022 को अपने मानव रहित ही है, ठीक है, चंद्रमा मिशन आर्टिमिस आर्टिमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये नासा का तीसरा प्रयास है, इसके पहले भी लॉन्च वो कर चुका है, प्रयास नाकाम कोशिश वो कर चुका है, लेकिन अभी ये थर्ड इसका प्रयास था, इसमें थर्ड प्रयास में ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर आपको जानने की बातें की क्या है कि यहाँ आपको ये जानना पड़ेगा कि आर्टिमिस 1 क्या है ना, और ये आर्टिमिस जो 1 है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या फंक्शन इसका है, ये समझते हैं। चलिए इसको एक इमेज से समझते हैं, है ना, आधे पॉइंट पे, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि आर्टिमिस एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना, आर्टिमिस का काम क्या रहेगा, फिर आते हैं पॉइंट पे। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने बचपन में एक जो स्टोन पे, पत्थर पे धागा बांध के अगर आपने कुछ इस तरीके से एक्टिविटी की होगी, घुमा के उसको फेंकने का, तो आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। अगर आपको बहुत दूर तक चीजों को फेंकना है, अगर आपको, आपकी इच्छा है कि आप जो स्टोन है ना, इस स्टोन को आपने धागा में कुछ डिस्टेंस में आपने बांध लिया, ठीक है, और आप चाहते हैं इस एक बार इसको बहुत दूर तक फेंका जाए, दूर तक, है ना, तो आप इसको एक बार वार्म अप करेंगे, हल्का हल्का इसे घुमाएंगे, ठीक है, ताकि एक स्पीड पकड़े। अचानक घुमा के फेंकेंगे तो नहीं जाएगा, है ना, इसको आप हल्का घुमाएंगे, ठीक है, एक स्पीड बनाएंगे, ठीक है, शुरुआत में करते करते फिर स्पीड करेंगे, फिर ऐसे करके आगे। यहाँ आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, अगर आप ये कर रहे हैं ना, अब आइए यहाँ पर, यहाँ से जो है ना, नासा ने आर्टेमिस जो 1 जो रॉकेट है, इसको यहाँ से लॉन्च किया है। अब किस तरीके से, ये बेसिकली एक चंद्रमा का मिशन है, एक मून मिशन है। बात करेंगे इस मून मिशन का क्या इसका उद्देश्य है, लेकिन समझिए कि ये आर्टेमिस 1 ना, इसको क्यों बोला, इसके ऊपर ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, 3 बार ये तीसरा बार है जो लॉन्च किया गया है, क्यों इतना अटेंशन किया जा रहा है, ये समझिए। ये चंद्रमा पर भेजने के बाद में ये वापस फिर अर्थ में आएगा, ये वापस फिर अर्थ में आएगा। आप पूछेंगे सर इंडिया ने क्या ऐसा नहीं किया, बात करेंगे उसका भी, चंद्रयान 1 2 हम बात करें, 3 का भी हम बात कर लेंगे साथ में। इन्होंने क्या किया कि इनका टारगेट ये है कि पूरा मैक्सिमम 20 दिन, 19 दिन है ऐसे पूरा, ठीक है, 19 दिन में ये जो सैटेलाइट, ये जो रॉकेट है, रॉकेट यहाँ से चंद्रमा तक जाएगा, लैंडिंग करेगा, कुछ टाइम वहां गुजारेगा भी, ठीक है, टाइम भी स्पेंड करेगा, उसके बाद फिर घूमते हुए फिर अपनी कंट्री में वापस, अपने पृथ्वी में वापस। कैसे होने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से। इसको यहां से पहले घुमा के फेंका गया, ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ से 1 है ना, यहाँ नंबर भी लिखा हो 1 2, मतलब धीरे धीरे घुमाया, ठीक है, कुछ टाइम लगा। ये 1 2 है ना, ये डेज है, ये दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेज, ये 1 2 इतना, ये दिन की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, जैसे छठा दिन होगा, अब 16 तारीख को ये अब लॉन्च हुआ है, 16, है ना, आज डेट कितना है आप काउंट कर लीजिए, है ना, डेट बोलेंगे फिर खुलासा हो जाएगा सर आप रिकॉर्डिंग कब करते हैं। तो 5 6, छठे में आपका मूव, यानी छठे में आपने रस्सी को फेंक दिया। अब जैसे ये फेंका गया, वैसे ही 7वां 8वां 9वें में मून पर, 9वें पे चंद्रमा पर, इसको ध्यान समझ लेंगे पूरा ये क्या मैकेनिज्म काम करेगा। 9वें पे ये क्या मून पे पहुंच गया, 9वें पर, और फिर यहां से घूमते हुए अपनी एक ऑर्बिट यहां पर आएगा, ठीक है, यहां तो पहुंच गया। अब यहां से घूमा 9 10, 10 से फिर 11, यानी कि इसी ऊपर घूम रहा है, ठीक है, 11, फिर 12, फिर ये आपका 13, यहीं पर पीछे घूमते हुए यहां पर। अब ये जो 9 10 वाला जो टाइम है, सॉरी 9 और 13 वाला,
9 और 13 इसी में से एक दिन वो यहाँ स्पेंड करेगा। अभी हम यही बताएंगे कि अभी ये स्पेंड यहाँ जो टाइम यहाँ पे बिताएगा उस टाइम बिताने पर क्यों फोकस किया जा रहा है, बात बताएंगे। बस इसको समझिए कि इतना टाइम वो कितने टाइम यहाँ मून पर आता है। तो 9 और 13, ठीक है, 9 और 13 ये टाइम इसका सामने मून का है। इसके बाद देखिए 13 में फिर उसे कहाँ पहुंचता है, 13 सीधा फिर यहाँ से घर लौटता है, ठीक है। 14, 15, 15, 16, 17, फिर घर अपना 18, 19। तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब आते हैं हम लोग क्या इसका मेन मोटो क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा दिन का लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आपको हम हिंदी से बोल दिए, थोड़ा हम और इसको समझाते हैं, ठीक है। ये जो आर्टेमिस 1 है, अब आपकी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनने वाला है। इसको समझ लेंगे तो डेफिनेटली मेरी गारंटी क्वेश्चन यहाँ पूछे भी जाएंगे, छूटेंगे तो नहीं, लेकिन आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है अगर समझते तो। वैसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आप वैसे इस चीज को हम लेके आएंगे भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डेफिनेटली कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए जो आप को वहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा, हर एक स्टेटमेंट को आप डील कर सकते हैं। मेरे एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए टाइम लगता है ना, आप भी जानते हैं कि अच्छा कभी कभी कम टाइम भी लगता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कम टाइम ज़्यादा हम दोनों मिलाकर हम बात करें तो हम कम से कम 3-4 टॉपिक कर लेते हैं। 3 टॉपिक तो मान के चलिए, कभी कभी 2 टॉपिक होता है अगर मेंस का इंक्लूड रहे तो। आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आ गया तो मेरी गारंटी नहीं छूटेगा। चलिए आते, इसमें पहले बोला गया बिना चालक दल का मिशन, यानी कि इसमें कोई चालक रहेगा नहीं, मतलब इसमें कोई नहीं रहेगा, यानी कि अनमैन्ड बोल दे या अनक्रूड बोल दे, अनक्रूड मिसाइल है ये, यानी इसमें कोई क्रू मेंबर नहीं होने वाले, यानी कोई इसमें मैन नहीं होने वाला है, यानी इसमें मानव रहित ही है। अब ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई इंसान नहीं रहेगा तो क्या फायदा है फिर इसका, कुछ तो मकसद होगा ना। हाँ मकसद है, क्या है, इसमें डम यात्री होंगे। अब ये डम यात्री क्या होता है, डम यात्री मतलब एक एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम इंसान बोल सकते हैं। इंसानों की तरह आप पूछे से रॉबोट नहीं, रॉबोट की हम बात नहीं कर रहे हैं, रॉबोट होता है रॉबोट लिखते हैं। एक कृत्रिम इंसान होगा जिसे कह सकते हैं कि उसके अंदर में वहां पहुंचने के बाद में जो ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो भी पॉल्यूशन हो, उसका वो फील कर सकता है कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। वो अगर एक दिन वहां पर बिताया 24 घंटे, तो 24 घंटे में आपको अगर मालूम हो नील आर्मस्ट्रांग जो कि पहले गए थे, है ना, वो तक का मैन था। ये अनमैन्ड है, कोई इंसान नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है, ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि ये मालूम कर सके, एक वो इंसान को भेज रहे वहां पर जो इंसान के अंदर में वो फील कर सके कि सर्दी गर्मी ठंड सब कुछ, और वहाँ कुछ टाइम रहता है 24 घंटे रह के फिर वो वापस आता है, ताकि उसके ऊपर हम एक रिसर्च कर सके कि उस बॉडी पर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, उसे ठंड कितनी लगी गर्मी कितनी लगी, मतलब ये चेक करने के लिए। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर इंसानों को भेजा जा सके और एक लंबे टाइम तक कहा गया, लंबे समय तक मानव की उपस्थिति वहां पर करने के लिए ये जो क्या बोलते हैं, क्या नाम लिया इसका, आर्टिमिस, आर्टिमिस जो 1 है, ये उस दिशा में ये पहला स्टेप है। मतलब आप ये कहना चाह रहे सर कि ये जो आर्टिमिस 1 है ये चाह रहा है कि वहां पर मानव की जो उपस्थिति है एक लंबे समय तक रहे, उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो लाइफ स्पेंडिंग है, जो स्टे वो कर सके वहां पर, ठहर सके वहां पर, एक लंबे टाइम तक वो ठहर सके, इसके लिए उस दिशा में ये पहला स्टेप है। और उसके लिए एक डमी यात्री, डमी मतलब वह कृत्रिम बोल सकते हैं, एक नकली बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उसके अंदर में ये वाली फीलिंग होगी कि वहां भेजने के बाद में उस डमी यात्री पर क्या उसने फील किया, ठंडा गर्मी बारिश, वो फील कर सके। और उसके बाद जब नीचे आएगा तो डॉक्टर्स उसको चेक कर सके कि इसके बॉडी पर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, भले वो कृत्रिम हो। आपने सर कोई जिंदा आदमी भेजता, जिंदा आदमी भेजता तो हो सकता है कि पता नहीं ठंड ज़्यादा लगे, गर्मी ज़्यादा लगे, या बारिश हो, सफोकेशन लगे, मर जाए, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ना, कहीं भी कुछ हो, एक की जान जान होती है। और उसे बताना भी है ना, अगर वहीं पर जाके पता चले वहीं पर वो लुढ़क गया, ठीक है, तो नीचे कौन बताएगा फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए अगर मालूम भी करना है तो क्या कोई डमी यात्री भेजना है तो डमी यात्री भेजा गया ये। लेकिन इसका एक बड़ा गोल क्या है, बड़ा गोल ये है कि यहाँ पर एक लंबे समय तक मानव की उपस्थिति को देखना, ऑब्जर्व करना। इन्होंने ये भी कहा, एक्सपर्ट ये भी कर रहे हैं इसमें, नासा के लोग, कि वहां पर इतने लंबे टाइम तक रहना, देखना, वहां पर
एक वहां पर एक जीवन की तलाश करना कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है लंबे टाइम तक। शॉर्ट टाइम के लिए तो कोई भी बहुत लोग गए, सब लोग गए, इंडिया भी गया, इंडिया 2 बार गया। अब इंडिया का से सैटेलाइट में 2 बार गया, ठीक। चंद्रयान 1 और 2। अब वहां पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि वहां पर अगर एलियंस होंगे तो एलियंस से भी चीजें बातचीत करना, यहाँ तक भी ये लोग ख्याल बना के चल रहे हैं। थोड़ा सा हम ये समझते हैं यहाँ पर कि बिना चालक दल की तो हम बात कर लिए, लेकिन क्या नासा ये पहला ऐसा मिशन है? इसके पहले नहीं ऐसा लॉन्च किया? पहले भी लॉन्च किया 50 साल पहले। 50 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया था अपोलो चंद्र मिशन। 50 साल पहले लॉन्च किया, और इंडिया ने मून पे लॉन्च किया था 2000 चंद्रयान 1 2008 में, ठीक है। ये दिसंबर का महीना था। दिसंबर में उन्होंने लॉन्च किया, और ये 2009 आते आते यानी 1 साल से भी कम, और नवंबर 2009 तक आते आते इन्होंने अपनी कनेक्शन खो दी चंद्रयान 1 जो भेजा गया था। लेकिन चंद्रयान 2 भेजा गया, उसे पूरा बनाया गया था, बोल सकते हैं स्वदेशी था, एक इंडिजिनसली था। तो स्वदेशी तरीके से इसको बनाया गया चंद्रयान 2 को। इसमें रोवर भी था, लैंडर भी था, लैंडर करने वाला रोवर, लैंडर प्रज्ञान, आप नाम सुना होगा, क्वेश्चन भी आए थे इससे। चंद्रयान 3 अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन इसकी प्लानिंग चल रही है। चंद्रयान 3 की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन 1 और 2 लॉन्च किया गया, 1 PSLV से लॉन्च किया गया था, 2 भी आपका GSLV से लॉन्च किया था, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो एक टर्म लिखा गया अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, आपसे अगर यूपीएससी पूछ ले कि ये जो आर्टिमिस 1 है इसे लॉन्च करने के लिए कौन सा जो सिस्टम है वो यूज किया गया, तो नासा ने यूज किया अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, ठीक है। ये रॉकेट है, इसके जरिए लॉन्च किया गया, है ना। अब एक सवाल निकल के आ रहा है कि अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो कहाँ से पूछेगी? आर्टिमिस 1 ये किसका सैटेलाइट है? स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, आपको बस एक बार डिटेक्ट करना है कि कौन सा इसमें पॉइंट सही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आर्टिमिस 1 जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या ये मार्स मिशन है, या कोई और भी ग्रह का मिशन है, प्लेनेट का मिशन है, या फिर ये मून का मिशन है? क्योंकि आर्टिमिस से मालूम चलता नहीं है। ये वो कहा जाता है कि ये जो अपोलो मिशन था ना, अपोलो चंद्र मिशन, नासा वाले ये कहते हैं ये उसी की बहन है, सिस्टर बोलते हैं, इंग्लिश में सिस्टर कहा, ठीक है, हमने हिंदी बोला बहन है, मतलब अपोलो मिशन का ही एक बहन है, ठीक है, सिस्टर है। ये हो गया। इसके बाद आपसे एक स्टेटमेंट ये भी पूछ सकता है कि ठीक है, आर्टिमिस 1 जो है ना, इसका मेन मोटो है, इसका एक ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन तो है ही नहीं सबसे पहली बात, ये यहाँ पर, और या फिर ये पूछे ये एक मैन्ड मिसाइल है, मैंड मतलब इंसानों को भेजने वाला। तो आप बोलेंगे कि ये जो आर्टिमिस 1 जो भेजा गया ना, ये बिल्कुल ये मैन्ड मिसाइल, लेकिन अभी जो आर्टिमिस 1 जो भेजा गया ना, ये आपका अनमैन्ड है, इसलिए अनक्रूड मिशन है, इसमें डमी यात्री भेजा गया। तो जितना पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं यूपीएससी स्टेटमेंट यहीं से बनाती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स थे, लेकिन आपको फैक्ट्स वही देंगे जो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है। बाकी मसाला खबर तो हम दे सकते हैं चटपटी खबर के लिए, कुछ व्यूज मेरे ही बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बढ़ जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जो कंटेंट आपको देना चाहिए फिर उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें आपके साथ एक बोल सकते हैं कि फेयर तरीके से इंसाफ हो सके, बोल सके, तो इसके लिए हमने यहाँ पर वो पॉइंट रखे जो आपके एग्जाम के लिए स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया कि चंद्रयान 1 और 2 इसको लॉन्च किया गया इंडिया साइड में, भारत के चंद्रमा अन्वेषण प्रयास में 1 और 2 लॉन्च किया गया। 2008 में एक 1 लॉन्च किया गया था, और फिर बाद में इसको 2 को लॉन्च किया गया, ठीक है। 3 लॉन्च नहीं हुआ है, और जब लॉन्च होगा तो फिर बात करेंगे हम इसके बारे में। लेकिन इसके बारे में आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट क्या है, कि आर्टिमिस 1 बेसिकली क्या है। आर्टिमिस 1 नासा ने लॉन्च किया स्पेस सैटेलाइट, जो आपका स्पेस लॉन्च सैटेलाइट, ये जो सिस्टम है रॉकेट है, इसे लॉन्च किया गया। प्लस यहाँ पर ये आपका सेकंड बोल सकते हैं इसका मिशन है, लेकिन ये आपका अनमैन्ड है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे, लेकिन ये आपका अनमैन्ड है। और चंद्रयान 1 था आपका, ये भी आपका अनमैन्ड था, अनमैन्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स, ये क्या होता है? कार्बन बॉर्डर टैक्स, यहाँ पर 3 टर्म यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर ये तो टैक्स भी यहाँ पर है, कार्बन यानी कि एनवायरमेंट का पॉइंट हो गया, बॉर्डर यानी कि आईआर का पॉइंट हो गया, तो सर ये किस में आ सकता है? ये ना आपका आईआर पेपर 2 में आईआर का पोर्शन हो सकता है, ठीक है।
पेपर 3 में ये आपका हो जाएगा इन्वायरमेंट का पोर्शन, यानी पर्यावरण का पार्ट। पर्यावरण का ये पार्ट हो गया इन्वायरमेंट पेपर 3 में। पेपर 2 यानी कि आईआर का पार्ट हो गया। अब सर इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगा, नहीं उसका नहीं होगा। टैक्स यहाँ पर तो बिल्कुल बोला गया, लेकिन टैक्स कौन सा टैक्स है ये सुन लीजिए। कार्बन भी है, बॉर्डर भी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको सब समझते हैं, फिर हम लोग आते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत सहित देशों के एक संघ ने मिस्र के शर्म अल शेख, शर्म अल शेख क्या है अभी हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए कि अभी एक पीछे भी देखा ना एक आर्टिकल जो कि अभी हम डिस्कस किए, उसमें बेसिकली फोकस किया गया कि अभी जो COP27 जो भी चल रहा है खासकर इजिप्ट में, शर्म एल अल शेख में चल रहा है, COP की मीटिंग जहाँ चल रही है, तो वहां पर इंडिया और भी कुछ ग्रुप्स जो कंट्री थे उन्होंने EU का, EU मतलब कौन, जो यूरोपीय संघ है ना, द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा करो एक टैक्स का संयुक्त रूप से विरोध किया है। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप कहाँ पर क्या होता है कि एक कभी कुछ कुछ पॉइंट रहा, कुछ करंट इशू रहा, अब इसके बारे में कहीं ना कहीं पूरा टॉपिक आपका एक क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है, लेकिन वहां से इस टॉपिक में कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं आप अपने मेंस में यूज करने के लिए। अगर आप ये इतना सोच लेते हैं तो सोचिए कि आपका प्रिपरेशन तैयारी सही डायरेक्शन पर है, आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोच नहीं पाते कि एक टॉपिक का इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, कभी कभी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूरा नहीं बनते हैं, लेकिन उस टॉपिक का यूज आप किसी मेंस के आंसर में आप एक जो फॉर्डर पॉइंट आप कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि इंडिया सहित कुछ देश थे और देश का नाम है बेसिक। क्या बेसिक है हम बात करेंगे अभी। तो इन्होंने EU के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा के अगेंस्ट में, क्योंकि यूरोपीय संघ ने क्या किया, कार्बन बॉर्डर टैक्स इसको इम्पोज किया अपने बाउंड्री पर या अपने देश पर, इसे स्टार्ट किया, लागू किया। और ये किसके लिए था, वो कंट्री जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में जो कंट्री है वहां पर जो इम्पोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो उस निर्यात किए हुए जो सामान है, जो गुड्स है, उसके ऊपर लगाया जाएगा टैक्स, ठीक है, यानी ये टैक्स है। आम भाषा में बोले तो इंडिया यहाँ से अगर एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है यूरोपियन संघ को, तो उस सामान के ऊपर एक अतिरिक्त टैक्स आपका, या बोल सकते एक्स्ट्रा टैक्स ये है जो कि यूरोपियन यूनियन लगाने वाला है, यही है। और इसके विरोध अब कोई भी इंसान हो टैक्स लगे, कोई इंसान हो या टैक्स हो या कोई भी देश हो, टैक्स अगर लगता है, टैक्स ज्यादा लगता है तो कहीं ना कहीं जो लोग की बात करें, देश की बात करें, विरोध तो करेंगे ही करेंगे। उसी तरीके से विरोध यहाँ भी हुआ है। इस विरोध में पूरी कहानी समझते हैं कि क्या मामला है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक छोटा सा एक शुल्क है, छोटा सा एक बोल सकते हैं कि एक ड्यूटी है, एक ड्यूटी है किसके ऊपर, ये इंपोर्ट के ऊपर, ये इंपोर्ट के ऊपर यानी आयात के ऊपर लगाया जाएगा। यानी कि हम किसकी तरफ से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन संघ की तरफ से हम बात कर रहे हैं कि उनके साइड से ये जो ड्यूटी है वो लगाया जाएगा। अब एक सवाल निकल के और यहाँ पर है कि 2050 तक पहला जो है ना जलवायु तटस्थ महाद्वीप क्यों। देखिए एक यहाँ टर्म जो लिखा गया, मेरे जो नोट्स इसे होते हैं ना कि अगर कोई फैकल्टी ले भी लेना तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक पॉइंट क्या लिखा है, क्योंकि हम जो लिखते हैं ना होममेड होता है, होममेड मतलब हैंडमेड होता है, और अपने हाथ से लिखे होते हैं, और वही पॉइंट लिखते हैं जो हमें लगता है हम अपने तरीके से डील कर सकें, और हमें लगता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आप इसको, अगर हम बिना पढ़ाए आपको दे दें, बिना पढ़ाए, मेरी गारंटी का आप इसको आप 20% से ऊपर समझ नहीं सकते, समझेंगे लेकिन 20% या 80% आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या सर क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं। तो क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने नोट्स बनाए, और ये आपको मिलेंगे बिल्कुल ये कंप्लीट हुआ तो, ठीक है। 2050 तक में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने टारगेट रखा है कि वो अपने जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर वो जो फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट, यानी कि ऐसा महाद्वीप वो बनाना चाह रहा है या फिर वो तैयार करना चाह रहा है 2050 तक में, जहां पर कार्बन न्यूट्रल यानी कि तटस्थ, ये बोल सकते हैं जहां पर जलवायु तटस्थ महाद्वीप, यानी कार्बन न्यूट्रल, फिर क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट, जहां पर कोई भी कार्बन का एमिशन ना हो भी तो उसका एब्जॉर्प्शन वहां हो सके, इनकी कार्बन जितना वो उत्सर्जन हो रहा है तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए या उसके अवशेष वो क्या उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए उतना प्रयास भी हो रहा है ये। तो यूरोपियन यूनियन ये चाहता है ये पहला कॉन्टिनेंट बने
और इस तरीके से एशिया भी कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में तो बहुत सारा डिस्प्यूट चलता है, चाहे हम चाइना और इंडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया की बात करें। लेकिन यूरोपियन संघ में गजब की यहाँ वहाँ पर एक बोल सकते एक पार्टनरशिप बहुत अच्छी वहाँ पर, और इसके लिए उन्होंने सोचा है 2050 तक में। टारगेट तो बहुत लंबी है, तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने, संघ ने ये कहा है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पहले देश में, यानी कि यूरोपियन यूनियन जितने कंट्री है उन्हें अपने देश में उन्होंने पहले ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि वो कंपनीज या वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्री जो कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, यानी कार्बन का जो एमिशन कर रही है, उसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जितना कम हो सके। अब जब वो कम करेगा तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसे अपने बेनिफिट्स, फायदे से थोड़ा हाथ धोना पड़ेगा, नुकसान भी ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन इसी बीच में आप खुद सोचिए कि कोई सामान वहाँ जो बन रहा है, अब उस इंडस्ट्री या फैक्ट्री में थोड़ा सा कुछ बोल सकते हैं कि इम्पोजिशन लग गया कि अब वो उतना ही जो है ना जो सामान है वो उत्पादन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे ध्यान रखना पड़ रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन ना हो, कार्बन का एमिशन ना हो, तो ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ सकते हैं। अब इसी बीच में कोई दूसरा कंट्री से इंडिया है, अब इंडिया उसी सामान को वहां पर जो उसको रिप्लेस करके वो भेज रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, सॉरी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो इंपोर्ट वहां से ले रहा है, तो वहां की कंपनी को तो नुकसान हुआ ना। अब इसमें फायदा उस कंट्री को जो यहाँ से भेज रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है, सरकार जो सरकार है या गवर्नमेंट वही इसे कर रही है, तो सरकार यहाँ पे ये कर सकती है ना कि जो भी इंपोर्ट वो कर रही है सरकार, इंपोर्ट अब क्योंकि जो आपकी डोमेस्टिक जो घरेलू आपकी कंपनीज है, जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्री है, इसे ही बचाना है। क्योंकि अब ये जब ये उत्पादन करेंगे तो बहुत कम धुआं फैलाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे, तो इससे नुकसान तो होगा, बेनिफिट कम होगा, फायदा कम होगा, लाभ कम होगा। लेकिन इसे ध्यान ये भी रखना पड़ेगा सरकार को कि जो भी यहाँ से आयात हम लोग कर रहे हैं उस पर भी ड्यूटी लगा दें, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, ताकि हमारे घर में जो हमारी इंडस्ट्री है उससे भी नुकसान ना हो, और जो यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स करके कुछ पैसा हमें मिल जाए। तो यहाँ पर ये पूरी सोची समझी एक बोल सकते हैं कि रणनीति है, जो कि फोकस किया जा रहा है कि इंडिया हो, और ऐसे टारगेट जो है ना, ये आपका टारगेट ये रसिया के ऊपर है, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया को टारगेट नहीं था। इंडिया ने जानबूझकर दिखाया सपोर्ट करते हुए कि हाँ देखो भाई, हम भी अगेंस्ट में है तुम्हारे, ठीक है, और हम उस कंट्री साथ में जो हमें कह सकते हैं बेसिक का मतलब जो बोले बेसिक, ये बेसिक है। तो जो बेसिक कंट्री ने यहाँ पर विरोध किया ये वही कंट्री है, ब्राजील हो गया, ठीक है, दक्षिण हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, वैसे रसिया भी था साइड में, ठीक है। तो ये कंट्री ने विरोध किया कि अगर आप इस तरीके से जो टैक्स इम्पोज करेंगे, कार्बन जो बॉर्डर टैक्स सीमा जो कर है, तो हमारे जो सामान है, जो हमारे जो गुड्स है, ये फिर हम लोग एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। आप सिंपल सी बात है, आप मार्केट को बंद करना चाह रहे हैं। हमारा एक जो जरिया था एक्सपोर्ट करने का, एक यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्री है, 27 कंट्री है, तो ये तो आप जरिया बंद कर रहे हैं। आप इस नाम से कि हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज़ का, हम लोग टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर जो पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप, यानी कि पहला जो क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनाने की दिशा में आप काम कर रहे हैं। आप इसकी आड़ में आप कहीं ना कहीं जो दूसरे कंट्रीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा रहे हैं, यानी टैक्स उसमें कर लगा रहे हैं, यानी कि उसी चीज़ का प्राइस हम लोग ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि एक तो ये होता है कि आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, अच्छा बेच रहे हैं, तो आप बेचने में भी आपको दूसरे कंट्री में आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे आप कुछ कहीं दुकान लगाते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, दुकान लगाते हैं, आप चीज़ें बेच रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस जगह पर जो दुकान लगाए हुए हैं, तो क्या आपको उसको रेंट देना पड़ता है ना, तो वही रेंट ही है, या वैसे भी हफ्ता बोलते हैं या महीना बोलते हैं, वो आपको देना पड़ता है। एक गोलगप्पे वाला भी कहीं ठेला लगाता है, तो वो ठेले में वहाँ भी वो उसे देना पड़ता है समथिंग कुछ 5,000 3,000 इसी तरह के। तो ये वही ड्यूटी है, वही ड्यूटी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि यूरोपियन यूनियन वाले ले रहे हैं ड्यूटी। ये टैक्स है, ये कर है, ये टैरिफ बोल सकते हैं, टैरिफ ड्यूटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें बोला गया। अब एक चीज निकल के आ रहा है कि यूरोपियन संघ जो है ना, यूरोपियन जो संघ है, यूनियन है, यहाँ पर जो कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है, इनका टारगेट ये है कि ये 2050 तक में 55% इसको कम कर दे। 2050 तक में इसको 55% इसको कम कर दे, टारगेट ये भी है। यानी कि अभी जितना हो रहा है उसका 55% वो कम करना चाह रहा है। मतलब देखिए, जब भी किसी विरोध होता है तो अपने साइड में कुछ वो पक्ष रखता है, तो यूरोपियन यूनियन वाले ने अपने साइड में ये पक्ष रखा कि भाई हमें टारगेट पूरा करना है, पहला हमें कॉन्टिनेंट महाद्वीप बनना है जो कि क्लाइमेट न्यूट्रल हो, पहला बात। दूसरी बात ये है कि जो
55% जो कार्बन का एमिशन हो रहा है, कहाँ से? यूरोपियन यूनियन से, ये भी आपका ये भी आपका ये भी आपका कम हो। ठीक है, इसके बाद फिर जब इसका विरोध हुआ तो इन्होंने ये भी कहा कि इस विरोध में जो भी दूसरी कंट्री है उसमें यूरोपियन यूनियन वाले कुछ कंट्री ने ये भी कहा कि इसमें टारगेट इंडिया नहीं है, इसमें टारगेट रसिया है, चाइना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया, कि एक टर्म यहाँ पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्लाइमेट जो चेंज की हम बात करते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है, इशू है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी है, सबकी अलग अलग है, क्योंकि विकासशील देश वो उसकी जिम्मेवारी अलग है, लेकिन जो विकसित देश है उसकी जिम्मेवारी कुछ अलग है। तो ये चीज कुछ बात की जाती है। लास्ट में कुछ पॉइंट जल्दी हम लोग देख लेते हैं, या फिर हमें लग रहा है कि थोड़ा टाइम इसमें लग जाएगा, इसको हम आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम आगे का भी हो रहा है ना। तो हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं, और ज़्यादा नहीं है, एक ही स्लाइड था, तो इसको हम लोग अगले क्लास में, क्योंकि क्लास डेली हो रही है, तो अगली क्लास में सबसे पहले इसको हम डील करेंगे, है ना। इसके बाद फिर जो कुछ और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको हम देखेंगे, 3 से 4 आर्टिकल। तो आज 3 आर्टिकल ऑलमोस्ट पूरा कर लिए, बस एक स्लाइड बाकी था, क्योंकि फैकल्टी का टाइम हो गया दूसरे फैकल्टी का, इसलिए हम यहाँ तक इसको छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि आपके लिए सबसे जो बैच है, आपके लिए अभी जो प्रेजेंट में ऑफर है, ये आपका 75% का है, कूपन कोड आपका है 75 है। फिर EMI में आपके लिए ऑफर 3 मंथ के लिए 2000, सेम कूपन कोड। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से प्ले स्टोर से, और कुछ करना नहीं है, एग्जामपुर सर्च करना है, एग्जामपुर सेकेंडरी प्रेप, ये आपको आ जाएगा। इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और वो सारे फीचर जो कि एग्जामपुर प्रोवाइड कर रहा है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने कुछ डाउट के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। और कुछ कभी कॉल ना लगे तो आप नीचे वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हमें जो हमारी टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक कमेंट में जरूर दें, ऑफलाइन कमेंट में, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन कमेंट में। और अभी तक आपने जो सपोर्ट दिया है, हम ये चाहते हैं कि आप सेशन को और भी शेयर कीजिए। हम क्लास के बीच में नहीं बोलते क्लास को शेयर करने के लिए, लेकिन हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा अपने साथ और भी लोगों को जोड़िए, PIB की इंपॉर्टेंस उसे बताइए, जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यहाँ जुड़ सकें। आपने जो सपोर्ट किया है और सपोर्ट को डबल करना है, ताकि ये जो क्लास है मतलब आपके लिए बेनिफिट हो, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो, और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।